हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप स्वस्थ होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था हर्यक वंश जो है कैसे खत्म हुआ, हर्यक वंश के बारे में क्या इंपॉर्टेंट था जो बिहार से रिलेटेड है। आज हम पढ़ेंगे शिशुनाग और नंद वंश और मौर्य वंश। ठीक है, तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा और जैसे आप लोग इसके पूर्व वीडियो पे अपना सपोर्ट और सहयोग दे रहे हैं, इस वीडियो को भी जरूर दीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से। ठीक है, पढ़ते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईस्वी तक चला। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग स्वयं था। ये कौन था? तो ये हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक का अमात्य था। वह काशी का राजपाल हुआ करता था। इसने नागदशक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को विजित यानी जीत कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। उसके पश्चात इसका पुत्र कालाशोक आता है, जिसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। ये शासन करता है। इसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई 383 ईसा पूर्व में। इसी ने ही करवाया, जिसमें अस्थाविर और महासंगिका में संघ का विभाजन हो गया था। फिर नंदीवर्धन जो था वो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या नंद वंश के संस्थापक क्या नाम है उनका, महापद्मानंद, इसने कर नंद वंश की स्थापना की। ठीक है, अब बात करते हैं नंद वंश की। तो महापद्म ने शिशुनाग का अंत कर नंद वंश की स्थापना की। पुराणों में महापद्मानंद को सर्व छत्रांतक कहा गया। उसे एक छत्र या एक राट भी कहा गया। उसे शूद्र व दासी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। उसे पौरव, इक्ष्वाकु, पंचाल, कौरव, हे, कलिंग, सूरसेन, मैथिल, अस्मक, वितिहोत्र राज्यों का शासक बताया जाता है। उसके समय में मगध साम्राज्य की सीमा गंगा नदी को पार कर गई थी, गंगा घाटी को पार कर गई थी। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। उसी के समय यूनानी सिकंदर आया हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं मौर्य वंश, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिहार के लिए ये गर्व की भी बात है कि मौर्य वंश जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोग बिहार में थे। देखते हैं पुराण ग्रंथों, बौद्ध एवं जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। स्ट्रोबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा? तो स्ट्रोबो और जस्टिन ने कहा। और एंड्रोकोटस किसने कहा? एरियन और प्लूटार्क ने कहा। ये सब विदेशी लेखक हैं। ठीक है, विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। जेम्स प्रिंसप ने 1834 से 1837 के मध्य ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को अनुवादित किया तथा प्रियदर्शी की पहचान अशोक से की थी। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, अशोक के जो शिलालेख थे वो ब्राह्मी खरोष्टी लिपि में थे। अगर पूछा जाए ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा किसने, तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा और इसी में प्रियदर्शी की पहचान अशोक से की थी। किसने की थी? जेम्स प्रिंसप ने। और सेंड्रोकोटस की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी कि सेंड्रोकोटस जिसको कहा गया वो चंद्रगुप्त मौर्य ही था। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया जो यूनान में है, यहाँ का शासक सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम, जो पहले बितास्ता नदी के नाम से जानी जाती थी, उसके तट तक आ जाता है। यही उसका जो सामना होता है वो पोरस से होता है, पोरस के राजा पोरस से होता है, जिसे बितास्ता या हाइडेस्पिस नदी कहा जाता है। इसी के किनारे होता है, हाइडेस्पिस या बितास्ता या झेलम नदी के किनारे। ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। ब्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा प्रारंभ होती थी। उस समय नंद वंश का शासक घनानंद था। अगर आपसे पूछा जाए सिकंदर भारत में कितने वर्षों तक रहा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिएगा। सिकंदर भारत में 19 वर्षों तक रहा। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, जो मौर्य वंश का संस्थापक है। इसने 223 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित कर जो नंद वंश का शासक था, 25 वर्ष की उम्र में मगध का शासक बना। किसको पराजित किया था? घनानंद को। 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था। युद्धोपरांत हुई संधि से चंद्रगुप्त को एरिया, जो काबुल के नाम से है, अराकोसिया जिसे कंधार कहते हैं, जेड्रोसिया जिसे मरकान कहते हैं, या पेमी पेमिस दाई जिसे हेरात क्षेत्र कहा जाता है, ये
चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुआ तथा यूनानी राजकुमारी से चंद्रगुप्त का विवाह हुआ। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। अगर पूछा जाए मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का, किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक के बारे में कौन नहीं जानता होगा। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए और वहीं संलेखना यानी उपवास के माध्यम से अपने प्राणों को त्याग दिया। अगर पूछा जाए कि चंद्रगुप्त किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। अगला, इन्हीं के शासनकाल में पहली बौद्ध जैन संगीति भी हुई थी, अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था। अब आता है बिंदुसार। इनका पुत्र है चंद्रगुप्त मौर्य का। इनका पुत्र बिंदुसार कब से कब तक शासन करता है, वो बिंबसार था जो हर्यक वंश में था, ये बिंदुसार है, ठीक है। 298 से 272 ईसा पूर्व तक शासन करता है। इसे अमित्रघात, भद्रसेन, सिंहसेन आदि नाम से जाना जाता है। इसी के समय सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस तथा मिस्र का शासक टालमी द्वितीय, फिलाडेल्फस का राजदूत डायनोसियस मौर्य दरबार में आता है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। सीरिया शासक एंटियोकस का राजदूत कौन था, डायमेकस, और मिस्र शासक टालमी द्वितीय, फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था, तो डायनोसियस। ये किसके दरबार में आता है, मौर्य दरबार में आता है, लेकिन ये मिलने आया था चंद्रगुप्त मौर्य से। लेकिन जब तक ये पहुंचता, चंद्रगुप्त मौर्य अपना राजपाट छोड़कर श्रवण बेलगोला जा चुके थे, ठीक है। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका था, अजीवक संप्रदाय का। अब बात करेंगे बिंदुसार के पुत्र अशोक की, जिसे अशोक महान, सम्राट अशोक अनेक नामों से जाना जाता है। इन्होंने 272 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। सिंहासन पर बैठने के 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ, यानी कि ये 272 में सिंहासन पर बैठे, लेकिन इनका राज्याभिषेक 269 में हुआ, 4 वर्ष बाद। कहाँ पे हुआ, ये कौन थे, तो ये इसके पहले राजा बनने से पहले उज्जैन के राजपाल थे। 161 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग विजय किया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्होंने कलिंग विजय कब किया, तो 161 में किया और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष किया। अशोक के बड़े भाई सुमन के पुत्र निर्ग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। मोगली पुत्तिस का शिष्य बना। इससे पूर्व अशोक शैव था, ठीक है। इससे पूर्व क्या था, ये शैव धर्म को मानता था, लेकिन अपने बड़े भाई के पुत्र निर्ग्रोध के प्रवचन ने इसको प्रेरित किया और ये बौद्ध धर्म अपना लिया। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने बौद्ध गया की यात्रा की। 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। 20वें वर्ष लुम्बिनी गया और उसे उल्विक यानी करमुक्त घोषित किया तथा भागकर 1/8 कर देता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य में कर कितना था, अशोक ने कितना कर दिया, 1/8 कर दिया। अब बात करेंगे अशोक के अभिलेखों की, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से के अभिलेखों में शहनाजगढ़ी एवं मानसेहरा जो पाकिस्तान में स्थित है, ये दोनों खरोष्टी लिपि में है। किसमें है, खरोष्टी लिपि में। ध्यान दीजिएगा, जो मैं बताती चल रही हूँ उसको स्टार मार्क करिएगा या कॉपी पेन लेके कहीं अलग से लिख लीजिएगा। शहनाजगढ़ी और मानसेहरा ये पाकिस्तान में स्थित है और 2 अभिलेख किस लिपि में है, खरोष्टी लिपि में है। फिर बात करें तक्षशिला एवं लघमान जो काबुल के समीप अफगानिस्तान अभिलेख है, ये अरामेइक एवं ग्रीक में है। किसमें, अरामेइक एवं ग्रीक में है। इसके अतिरिक्त अशोक के जितने भी शिलालेख, लघु शिलालेख, ये सभी ब्राह्मी लिपि में हैं। किसमें, ब्राह्मी लिपि में, यानी सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि में। लेकिन 2 ऐसे हैं जो खरोष्टी लिपि में, कौन कौन से, शहनाजगढ़ी और मानसेहरा जो पाकिस्तान में है, और 2 ऐसे हैं जो अरामेइक और ग्रीक लिपि में है। कौन से, तक्षशिला एवं लघमान जो काबुल के समीप है, ठीक है। अशोक के बारे में हमें जितनी जानकारियां प्राप्त होती हैं, जो अशोक का इतिहास है, जो अशोक ने आक्रमण किया, वो लगभग इन्हीं शिलालेखों, इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अब हम लोगों ने अभिलेख देख लिया, अब हम देखेंगे अशोक के शिलालेख। यहाँ से पूछा जाता है अशोक का कौन सा शिलालेख कहाँ पर स्थित है। बात करें धौली की, तो यह उड़ीसा के पुरी में स्थित है। अशोक का शिलालेख धौली कहाँ पे है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। शहबाजगढ़ी या पाकिस्तान पेशावर में है, जो खरोष्टी लिपि में है। मानसेहरा या पाकिस्तान के हजारा जिले में है, जो खरोष्टी लिपि में है। कालपी यह वर्तमान उत्तरांचल देहरादून में है, जो ब्राह्मी लिपि में है। जौनगढ़ या उड़ीसा के जौनगढ़ में है, जो ब्राह्मी लिपि में है। सोपरा या महाराष्ट्र के थाने जिले में है, ब्राह्मी लिपि में। एरागुडी या आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में, ब्राह्मी लिपि। गिरनार या काठियावाड़ के जूनागढ़ के पास, ब्राह्मी लिपि में। अब हम देखेंगे लघु शिलालेख। रूपनाथ या मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिला।
भभू या राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। मास्की रायचूर जिले में स्थित है। सहसराम या बिहार के शाहाबाद जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, बिहार से रिलेटेड है सहसराम। कहाँ पर? बिहार के शाहाबाद जिले में स्थित है। अब बात करेंगे धर्म के प्रचार हेतु दूतों प्रचारकों को विदेशों में भेजा, अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे थे। अगर पूछा जाए, जो अशोक था इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूतों और प्रचारकों को विदेशों में भेजा, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दूसरे और 13वें शिलालेख से मिलती है। ठीक है। दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड, सतयुग, केरल, पुत्र एवं ताम्रपड़ी बताए गए। अब हम देखेंगे अशोक के लघु स्तंभ लेख। अब भाई हम देख रहे थे अशोक के लघु शिलालेख, अब हम देखेंगे लघु स्तंभ लेख। सम्राट अशोक की राजकीय घोषणा जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है, यानी इस पर राजकीय घोषणाएं उत्कीर्ण है। ठीक है। सबसे पहले बात करें सांची, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सांची क्यों प्रसिद्ध है? सांची जो है कितने रुपए के नोट पे देखने को मिलता है? अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सांची कितने रुपए के नोट पे देखने को मिलता है। सांची है कहाँ? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला। सारनाथ उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला। रुमेनदेही नेपाल का तराई क्षेत्र। कौशाम्बी इलाहाबाद के निकट। निगली सागर नेपाल के तराई। ब्रह्मगिरी या मैसूर से चिंबल दुर्ग में स्थित है। सिद्धपुर या ब्रह्मगिरी से 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। जतिंग रामेश्वर जो ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व क्या होता है? ये मैप है, ये उत्तर नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इस वाले दिशा में स्थित है। एरागुड़ी या आंध्र प्रदेश के कुरनूर जिले में। हरौरा या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला। सारोमारो या मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में। नैतूर या मैसूर जिले में। वैशाली सिंहसीर यानी केवल शेर बना है, इस पे कोई लेख नहीं है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, बिहार से संबंधित है। वैशाली लघु स्तंभ, इस पे केवल सिंह बना हुआ है, इस पे कोई भी लेख नहीं है और ये बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। अब देखेंगे अशोक के गुहा लेख। दक्षिण बिहार में गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण प्राप्त हुए हैं। इन सभी की भाषा प्राकृत तथा ब्राह्मी लिपि में है। केवल 2 अभिलेख जो मैंने आपको बताया, सहवाजगढ़ी और मानसेहरा जो पाकिस्तान में है, ये ब्राह्मी लिपि में नहीं है, ये किसमें है? खरोष्टी लिपि में। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। हम लोग कैसे लिखते हैं? बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, जैसे लगभग उर्दू से मिलता हुआ है ये। ठीक है। और यह है कहाँ? पाकिस्तान में, तो आपको इस तरह से याद करने में आसानी हो जाएगी। अगला तक्षशिला के अरामेइक लिपि में, तक्षशिला में जो है वो अरामेइक लिपि में लिखा एक भग्न अभिलेख कंधार के पास सारेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेइक द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ, यूनानी यानी ग्रीक। अब देखेंगे अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो 6 भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। भिन्न स्थानों में पाषाण यानी पत्थर के स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। इन स्थानों के नाम, पहला कौशाम्बी इलाहाबाद में अकबर द्वारा बनाया गया। दिल्ली तोपरा यह स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में था। मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। दिल्ली तोपरा एक ऐसा अभिलेख है जिसपे अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये था कहाँ? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली ले आया था। अगला दिल्ली मेरठ, यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था जो बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। लौरिया अरराज तथा लौरिया नंदनगढ़, यह स्तंभ लेख बिहार राज्य चंपारण में है, इसको स्टार मार्क करिएगा। लौरिया अरराज पूर्वी चंपारण और लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में स्थित है। सैन्य व्यवस्था की बात करें तो सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। कौन कौन से? पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना, यानी 6 समितियों में विभक्त थी और प्रत्येक 6 समितियों के प्रत्येक में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी अनंतपाल कहलाता था। यह सीमित क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। मैगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित अजय सैनिक था। ये किसने बताया था? मैगस्थनीज। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका, इसने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी वो उसमें 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथ और इसके साथ साथ ये जो सैनिक थे ये अजय थे। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन की। अच्छा,
हमारा टाइम हो गया है, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि अब हम इसके आगे शुंग वंश पढ़ेंगे, तो इसलिए मौर्य वंश को हम खत्म ही कर देते हैं। मौर्य वंश के प्रांतीय प्रशासन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें चक्र कहा गया था। अगर पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो प्रांत थे उन्हें क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन जो था सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक काल में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई थी, यानी एक प्रांत किसने बढ़ाया था? अशोक ने। वो प्रांत कौन कौन से थे और उनकी राजधानियां कौन कौन सी थी, यहाँ पे देख लेते हैं। प्राची जो मध्य प्रदेश, राजधानी पाटलिपुत्र। उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापथ राजधानी सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र राजधानी उज्जैनी। कलिंग राजधानी तौसली। और 5वां जो था वो अशोक के द्वारा जोड़ा गया था। प्रांतों यानी चक्रों का प्रशासन कुमारमात्य, कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत जिलों में विभक्त था, जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था, जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। जिले के प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोपा 10 गांव की व्यवस्था करता था। अगर पूछा जाए जिले के प्रशासनिक स्थानिक अधिकारी को क्या कहते थे? स्थानिक कहते थे। और जो गोपा नाम का अधिकारी था ये क्या करता था? ये 10 गांव की व्यवस्था को संभालता था। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये हमारा 1 लाइनर चल रहा है। एक्सप्लेन पढ़ना है तो आप जो है दानिक सर की बुक वाले जरूर आइएगा। अब देखेंगे मौर्य साम्राज्य का नगर प्रशासन कैसा था। तो बात करें मैगस्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। यह मंडल 6 समितियों में विभाजित था। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशों की देखरेख करती थी। तृतीय समिति जनगणना करती थी। चौथी समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करती थी। पंचम समिति विक्रय की व्यवस्था और निरीक्षण करती थी। षष्ठ समिति बिक्री कर व्यवस्था करती थी। नगर पुलिस व्यवस्था थी जिसे रक्षित कहा जाता था। पूछा जाए नगर पुलिस व्यवस्था को क्या कहते थे? रक्षित कहते हैं। यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रोनोमोई को जिला अधिकारी जो था उसे एग्रोनोमोई कहा जाता था और नगर आयुक्त जो था उसे एंटिनोमोई कहा जाता था। ठीक है। नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था, जिसमें 6 समितियां थी। कौन कौन सी? मैंने आपको बता दिया। पहली उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, दूसरी विदेशियों की देखरेख, तीसरी जनगणना, चौथी व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था, पांचवी विक्रय की व्यवस्था और छठी जो थी वो बिक्री की व्यवस्था देखती थी। और जो नगर पुलिस की व्यवस्था थी उसे रक्षित कहा जाता था। यानी कई साल पहले भी आप देखिए किस तरह से हर एक चीज व्यवस्थित हुआ करता था मौर्य साम्राज्य में। अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राट मगध साम्राज्य के महान मौर्य अशोक सम्राट की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी लगभग। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। अशोक के उत्तराधिकारी अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिम और पूर्वी भागों में बंट गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासक करता था, जबकि पूर्वी भाग पर संप्रति का शासन था। लेकिन 180 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्टीरिया तथा यूनानों का पूर्ण अधिकार हो गया और पूर्वी भाग पर कौन आ गया? पूर्वी भाग पर दशराज का राज्य था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर उसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की और मौर्य राज्य समाप्त हो गया। अगर पूछा जाए मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। इसकी हत्या किसने की? उसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने, और इसने शुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शुंग वंश, कर्णो वंश, कुषाण वंश। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।